लद्दाख इस वक्त इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, फिर भी किसी को कोई पड़ी नहीं है। इंडियन न्यूज मीडिया इसको दिखाने को तैयार मुझे ड्रग्स दो। और ऐसे में अगर आप और मैं भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर तो लद्दाख वालों को किसी चीज की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है, तो ये आज मेरा 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है। Today is my 13th day of climate fast. आज मेरे अनशन का 20वां दिन है। Today is the beginning of my 21st day of climate fast. अभी रिसेंटली मैंने एक शॉट डाला था जहां पर मैंने ये बात की थी कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ने जितनी सारी चीजें ये डेवलप करी है इंडिया में रहकर एज अ सिटीजन, वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल मिनिस्टर्स ने भी नहीं करी। और इस बात को मैं इस वीडियो में आगे प्रूव भी करने वाला हूँ। गलती से सही पर शायद हो सकता है कि आप सोनम वांगचुक को जानते हो, उनका नाम आपने सुना हो। वेल, 3 इडियट में जो रैंचो नाम का किरदार था वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। 21 दिन से ये लद्दाख में प्रोटेस्ट करते रहे, पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहे। करंट रूलिंग गवर्नमेंट के मुंह से चू भी नहीं निकली। इंडियन न्यूज मीडिया ने इसको कवर करना कहीं से जरूरी नहीं समझा। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है। इन्होंने इंडियन मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, यहाँ तक कि इंडियन बच्चों के लिए, लद्दाख के लिए इतना कुछ किया है जो शायद वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी नहीं कर पाए। आज हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे भी दिल से अच्छा लगता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं, हाईवेज बनाए, मंदिर बनाए, वो सारी चीजें करी। पर ये बिल्कुल मत भूलना कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनका कर्तव्य था। बट वही बात रही सोनम वांगचुक की, उन्होंने बिना अपना ज्यादा सेल्फिश मोटिव रखे आउट ऑफ द वे जाकर वो सारी चीजें करी हैं इस देश के लिए, आर्मी के लिए, जो प्राइसलेस है। इसमें शॉकिंग बात यह है कि जो चीज ये मांग रहे हैं वो चीज इन्हें देने का ऑलरेडी वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ये अपने पर्सनल मोटिव के लिए फाइट नहीं कर रहे, ये फाइट कर रहे हैं नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। लद्दाख में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज्यादा बढ़ा तो उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग एक बड़े स्केल पर हो सकती है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत ज्यादा जो उत्तर भारत है वो खतरे में आ सकता है। पर सरकार और इंडियन मीडिया हमेशा की तरह सो रहा है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, मिनिस्टर्स अपने जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। और दुख की बात यह है कि इसके बावजूद इंडिया की 90% पॉपुलेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एक बंदे ने कमेंट करके मुझे बताया कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा कुछ सच नहीं है। आजकल तो क्लाइमेट की परवाह करने की एक्टिंग सबको करने में मजा आता है। जिसे सुनकर मेरे दिमाग में स्ट्रेट अवे ये सवाल आया कि यार या तो ये डायरेक्टली कोई आईटी सेल का बंदा है, या फिर इस हद तक ट्रेंड कर दिया गया और ब्रेन वॉश कर दिया गया है दिमाग को कि कोई इंसान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती निकालने तैयार ही नहीं है। जो मोदी जी खुद कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और इसके चलते क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए। जनता आंख बंद करके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अप्रिशिएट करने में लगी हुई है। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे। लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। अभी भी लद्दाख के काफी सारे सिटीजन्स और यंगस्टर्स अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारी जो डिमांड है 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है पूरे लद्दाख को पता, पूरे इंडिया को पता है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कई सारी बार, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसमें कई सारी बार रिकमेंडेशन दिए आफ्टर 2019 की लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं मेजोरिटी ट्राइबल एरिया और ट्राइबल लोग हैं। तो इसलिए हमारी 6 शेड्यूल की डिमांड है कि सिमिलरली ऑन द ग्राउंड जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को हमें भी 6 शेड्यूल के प्रोटेक्शन देने जानी चाहिए। बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, जो कि वो सेक्शन होता है जो तब लागू किया जाता है जब बहुत ज्यादा वायलेंस एक्टिविटी हो रही हो। बट आप वीडियोस भी अगर देखोगे लद्दाख के प्रोटेस्ट की तो आपको पता लगेगा कि एकदम पीसफुली, बिना किसी वेपन के, बिना किसी हथियार के, किसी के हाथ में डंडा तक नहीं मिलेगा या किसी के मुंह पे गाली या जबरदस्ती भी नहीं होगी। सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। यहाँ पर दफा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत खतरा हो अशांति का,
मारकाट का। यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। इसके बावजूद इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की। और आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में जो 4 डिमांड्स रख के बैठे हैं, वो 4 डिमांड्स फुलफिल करने का वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही किया था। यानी कि लद्दाख की जितनी भी जनता है, उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट इसीलिए किया था ताकि वो उनकी मांगे पूरी करे। और ये कोई बहुत पहले से नहीं चलता आ रहा है जहां पर सोनम वांगचुक हेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या उसके ओपिनियंस को। इनफैक्ट सोनम वांगचुक हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। आर्टिकल 370 जब हटा था सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन उन्होंने ही किया। और समाज सेवी सोनम वांगचुक ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का स्वागत किया। लद्दाख का एक अलग से यूटी बनना इसलिए रुका हुआ था कि यहाँ आर्टिकल 370 थी। उस हद तक मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उसे अपना जो पुरानी उसकी मय्यार थी, जो उसकी हक थी, वो उससे वापस मिला है। बट जब बात आ रही है इन 4 डिमांड्स को फुलफिल करने की, जो आपको इस वीडियो में आगे पता लगेंगी, तो अलग अलग तरीके से इन प्रोटेस्टर्स का मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली डिमांड है कि लोकसभा के अंदर लद्दाख की सिर्फ 1 सीट है, वो चाह रहे हैं कि वो 2 सीटें मिले। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में इनका नॉमिनेशन ऑलरेडी होता ही नहीं है। ऐसे में लद्दाख जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, वो कुछ पावर और कंट्रोल मांग रहा है, जिसके चलते वो खुद से डिसीजंस ले पाए। दूसरी डिमांड है फुल स्टेटहुड की, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि लद्दाख का क्लाइमेट एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। आज से 20-25 साल पहले की बात की जाए तो वहां पर मंथली 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते थे। बट जब से 3 इडियट्स रिलीज हुई, लद्दाख की ब्यूटी लोगों ने एक्सप्लोर की, लोगों ने वहां के पहाड़ एक्सप्लोर किए, तो अब से हर महीने 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां पहुंचे। बिल्कुल मुझे डर है, आशंकाएं हैं कि अगर हम अंधाधुंध विकास के नाम पे विनाश करते जाएं तो वो पहाड़ों में 10 गुना और विनाशक होगी। मैदानों में भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से तो आपके जो मतलब करोड़ों लोगों का जो पानी है वो इन पहाड़ों से जाता है। अगर हमारे ग्लेशियर्स पिघला दिए जाते हैं, यहाँ खनन होता है, तो बहुत बुरा हाल होगा, हमारा ही नहीं सारे मैदानों का भी। तो इसलिए डर है, मगर डर मुझे सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं है। लद्दाख को बचाने की ज़रूरत दोनों से है, बाहर के लोगों से और लद्दाख के लोगों से भी। तो लद्दाख के लोग भी अगर लोभ में आके, ग्रीड में आके इस तरह के काम करने लगे, चाहे टूरिज्म के नाम पे हो या उद्योग के नाम पे हो, जिससे कि यहाँ का पर्यावरण विनाश हो, तो वो सबके लिए बुरा हो। समझता हूँ कि जब से यूटी बनी है तब से हमारी एपेक्स और केरी की एक डिमांड रही है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर। वो हमारी लद्दाख की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लद्दाख में हमने रियलाइज किया है सिंस द टाइम वी हैव बिकम अ यूटी दैट ऑल आवर पावर्स विच वर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 members in the legislative assembly and 2 members in the legislative council, but now in Ladakh we do not have any representation in the assembly। और आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है और हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर करेंगे, उसमें पार्लियामेंट जो असेंबली होगी वो वापस आएगी। बट इन दैट केस, इन आवर केस वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपी के सूरत में है, जो हम समझते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। इसलिए हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमें कारगिल में, स्पेशली लद्दाख में, हमारे यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लद्दाख को भी एक असेंबली देनी चाहिए और लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। अब फुल स्टेटहुड का मतलब होता क्या है और लद्दाख के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते लद्दाख के पास फिलहाल जो भी पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। स्टेटहुड के आते ही उनके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उनका अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा जो वहीं से उनके आसपास के लोकल से इलेक्ट किया गया होगा, जो उनके रहन सहन का तरीका जानता है, उनको अच्छे से जानता है और उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एड्रेस कर सकता है। स्टेटहुड आने के बाद लद्दाख के लोगों का वहां के रिसोर्सेज और बजट पे पूरा कंट्रोल हो। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कहां कितने पैसे खर्च करने हैं, इस पे उनका पूरा कंट्रोल होगा। एज ए यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बहुत कम बात सुनी जाती है और उससे भी बहुत कम मुद्दे एक्चुअल में नेशनल पार्लियामेंट तक पहुंच पाते हैं। स्टेटहुड के आते ही उनके पास एक चांस होगा कि वो और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं, जिससे नेशनल लेवल पे उनके सारे मुद्दों को अच्छे से एड्रेस भी किया जाएगा और उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है।
बट स्टेटहुड के आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली एक छोटा सा सिक्योरिटी कंसर्न भी रेज हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख के बॉर्डर्स चाइना और पाकिस्तान से टच करते हैं, जहां पर कंटिन्यूसली हमेशा से बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटी होती आई है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स एक अलायंस बिल्ड कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स में कुछ कुछ चीजें लेके आ सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट फास्ट के चलते जिस तरीके का माहौल लद्दाख पे ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसे में नेशनल थ्रेट तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी लद्दाख के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है टूरिज्म का, और ऐसे में अगर उनके हाथ में फुल स्टेटहुड नहीं मिला और वो अगर अपने एनवायरमेंट और क्लाइमेट को प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो यहाँ भी वही हाल होगा जो जोशीमठ में हुआ। जिसे यूपीएससी होता है वैसे डिमांड रखी गई है लद्दाख पीएससी की, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां की सारी चीजें सेंट्रल से कंट्रोल की जा रही है। सोचे देखिए, आपके स्टेट की सीएम की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठ जाए जिसको ना आपके स्टेट के बारे में कुछ पता है, ना आपकी हैबिट्स के बारे में पता है, ना आपका रहन सहन, आप किस टेम्परेचर में रहते हो, किस क्लाइमेट में रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ आइडिया नहीं है। वो इंसान आपके लिए जैसे तैसे गलत सलत डिसीजंस लिए जा रहा है। आइए 6 शेड्यूल को थोड़ा डीपर मैनर में समझते हैं। लद्दाख में जो 97% पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 6 शेड्यूल वहां के लोकल लोगों की जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो सालों से वो मान्यताएं करते आ रहे हैं, जिस तरीके की वो जिंदगी जीते आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो जैसे लद्दाख की लगभग 90% जनसंख्या जनजातीय है, ट्राइबल है, तो शायद 100% को ट्राइबल डिक्लेयर करके जो जनजातीय इलाके हैं उनकी जो सेफ गार्ड्स हैं वो लद्दाख में भी लागू हों। यही यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये खुलेआम, क्योंकि यहाँ का बहुत ही नाजुक जलवायु है, प्रकृति है, तो उसका ध्यान रखा जाए। ये इंश्योर करेगा कि जो ट्राइबल लैंड्स है वो नॉन ट्राइबल लोगों को सेल ना किया जाए। प्रकृति जो यहाँ की है वो औरों के भी काम नहीं आ पाएगी, बल्कि आप सोचिए अगर यहाँ पे टूरिज्म और इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे करें तो जिनके पास पैसे होंगे वो तो खरीद लेंगे, मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो शायद ना खरीद पाएं, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, शायद उन्हें ही फिर पलायन करना पड़ जाए। तो ऐसा ना हो, इसका भी ध्यान रख सके। तो सोनम साहब, एक तरफ मंशा का ध्यान रख रही है, वो इन चिंताओं का भी ध्यान रख सके। इसलिए लद्दाख के लोकल लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके लैंड और उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये 6 शेड्यूल ये जो ट्राइबल एरियाज के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये अलाउ करेगा कि वो वहां के लोगों के हक के लिए नियम और कानून बनाए जा सके, और किसी भी तरीके से ये कोई अनफेयर डिमांड नहीं है जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर सकती। इनफैक्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो जब मैं छोटा था मैंने ये देखा कि लद्दाख के जो यहाँ की भाषा है, संस्कृति है या प्रकृति है, उसको कहीं भी ध्यान में नहीं रखा जाता था किसी भी विकास के क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा हो तो हमें उर्दू में पढ़ना पड़ता था, जबकि यहाँ उर्दू कोई बोलता नहीं है, हमारे माता पिता भी नहीं समझते हैं। तो उर्दू में, अपनी भाषा को छोड़ के उर्दू में हम सीख नहीं पाते थे, तो हम पर ये कहा जाता था कि यहाँ के बच्चों का दिमाग ही नहीं है। तो इस तरह के हालत थे। टेक्स्ट बुक्स जो है, हमें कोई चीज लद्दाख के नाम की भी नहीं मिलती थी, तो बच्चे बहुत खुद को हीन भावना महसूस करते थे, हीन भावनाओं से त्रसित थे। तो उसी तरह अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ के जरूरत को कहीं भी नजर में नहीं रखा जाता था। जैसे यहाँ कभी बर्फ पड़ती नहीं है, बर्फ यहाँ कभी, क्योंकि ये मरुस्थल है, बर्फ लगभग पड़ती नहीं है, मगर यहाँ के मकाने, स्कूल वगैरह कश्मीर में जो जहाँ 1 मीटर बर्फ पड़ता है उस हिसाब से इनके छतें डिजाइन होती थी। उसमें बहुत पैसा खर्चा होता था, मगर क्योंकि कश्मीर के हिस्से थे दूर दराज के एक छोटे से, तो यहाँ चाहे वो जरूरत नहीं भी हो तो आपको ये स्लोपिंग छत बनाएंगे, मगर यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है जिसके लिए आपको इंसुलेशन चाहिए, उस पे एक पैसा भी नहीं खर्चेंगे, क्योंकि कश्मीर में ठंड नहीं पड़ती है। तो कश्मीर में अगर सर दर्द है तो हमें सर दर्द की गोली खानी पड़ती थी, जबकि हमारा पेट दर्द होता है। लद्दाख में इतना कुछ हो रहा है, चाइना बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका है, आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लद्दाख के अंदर इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन, और कमर्शियलाइजेशन हर जगह अच्छी चीज नहीं होती है। आप देखोगे लक्षद्वीप के अंदर कितना ज्यादा हो चुका है, उत्तराखंड के अंदर कितनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इसके चलते। जो जमीन की बात है, ये लोगों के खदशात का, चिंता का एक विषय है कि ये जो मरुभूमि के जो प्रकृति है, यानी कि डेजर्ट इकोलॉजी जो है, इसकी क्षमता, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत नाजुक रहती है। तो हाँ, यहाँ का मतलब आप जैसे जम्मू या दिल्ली में औद्योगिक विकास करते हैं या पर्यटन हद से ज्यादा यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत
कम क्षमता है, यहीं के लोगों के लिए मतलब पानी काफी नहीं पड़ता है, एक डेजर्ट है, तो ये एक चिंता का विषय है। लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड पे स्थित एक कोल्ड डेजर्ट है। इतना ज्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम होने के नाते वहां पर हल्की सी एक्टिविटी भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। इनफैक्ट लद्दाख के लोकलाइट्स का जो फ्रेश वाटर सोर्स है, जो वो डेली बेसिस पे पानी पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्लेशियर्स से ही आता है। कमर्शियलाइजेशन होने के बाद एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत फेरबदल भी उन ग्लेशियर्स के ऊपर एक बहुत बुरा इंपैक्ट लेकर के आना है। लद्दाख में रहने वाले 90% से ज्यादा लोग या तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, या वहां पे जो पशुपालन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर इकोलॉजिकल बैलेंस पे हल्का सा भी खतरा आया तो वहां का ये तीनों सेक्टर्स इंपैक्ट होने वाले। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि कम से कम एनवायरमेंट इंपैक्ट हो, जिसके चलते वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। इनफैक्ट सोनम वांगचुक के ज्यादातर इन्वेंशंस भी इसी तरफ इशारा करते हैं। कोशिश करने की जरूरत है कि वहां का वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो पाए, इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लद्दाख में बहुत सी ऐसी स्पीशीज भी रहती हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, जिनको बचाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी बने हैं। हमारा कोई हक नहीं है कि मानव का विकास करें और बाकी सब जंतुओं का विनाश करें। तो यहाँ पे हमारे स्नो लेपर्ड्स भी हैं जो हमारे कजिन्स हैं, हाँ? रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग किस्म के भेड़िए हैं, पक्षी हैं, ब्लैक नेक क्रेन है, जो हंस है, उन सब का विकास हो, उन सब की खुशी के लिए ये विकास हो, तब तो सही है। नहीं तो हमारा अकेले का विकास हो या वो भी विनाशी बन जाता है बहुत बार, और बाकी सब जीव जंतुओं का विनाश हो, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जो डिग्रेडेड लैंड को भी बांधने का काम करे, रिस्पॉन्सिबल तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर, और वहां के लोकल लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनकरेज करना और एजुकेट करना, ये सोल पर्पस है इस क्लाइमेट प्रोटेस्ट का। इसमें दूर दूर तक मुझे तो कहीं भी किसी भी जगह पे सोनम वांगचुक का पर्सनल सेल्फिश मोटिव नहीं दिखा। तो चलो जरा इस बारे में समझते हैं कि सोनम वांगचुक की कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं जो उन्हें आम इंसान से बहुत अलग बनाता है। एक शहर में बैठा सारे रिसोर्सेज को यूज करने वाला वो प्रॉपर माइंड भी वो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाया जो सोनम वांगचुक जैसे इंसान ने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए भी करना सीख लिया। चाहे वो आर्मी के लिए हो, लद्दाख में रह रहे बच्चों के लिए हो, या वहां के आम लोगों के लिए हो। ऐसी कड़कती सर्दी में भी सोल्जर्स का वहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वांगचुक ने सोलर पावर्ड टेंट्स का आविष्कार किया जो दिन भर में जितनी भी गर्मी है उन सबको सोख कर रात भर उस टेंट को गर्म रखने का काम करता है, वो भी बिना ज्यादा एक्स्ट्रा फॉसिल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी या और किसी चीज का यूज किया। आर्मी को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना जो कायदे से देखा जाए तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए था, वो सोनम वांगचुक जी ने किया। आइस टू पास का कॉन्सेप्ट लेके आए। सर्दियों में तो वहां पर खूब बर्फ गिरती है, बट वहीं गर्मियों में वो रेगिस्तान और भी ज्यादा पानी के बिना बंजर हो जाता। वांगचुक ने कोन शेप का इस तरीके का आइस का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिससे जो सर्दियों की बर्फ गर्मियों में पिघलकर पानी बन जाए और उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके इरिगेशन के लिए या और भी पानी की जरूरतों को पूरी करने के लिए। वांगचुक ने सेकॉस का निर्माण किया, एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वहां के जो बच्चे हैं उन लोगों के दिमागों में थियोरेटिकल नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग्स को प्रमोट करने। 3 इडियट्स में आपने ये स्कूल जरूर देखा होगा। यूनिक तरीके की अलग अलग टीचिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये रियल लाइफ में सोनम वांगचुक ने बिल्ड किया और हम आज भी सीबीएसई बोर्ड में रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। अब अगर कोई भी आपको फालतू की बातें पेलने की कोशिश करे ना कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फास्ट है, ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना।